हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। सो दिस इज़ प्रीलिम्स बूस्टर नंबर 13, जहाँ पे आपको यूपीएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स बताए जाते हैं जो आपको आगे यूपीएससी के प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। एंड वील ऑल्सो डिस्कस एमसीक्यूज बेस्ड ऑन देम कि उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज क्या क्या आ सकते हैं। सो ट्राई आंसरिंग देम, और कुछ रेगुलर जो आंसर देते हैं उनके अलावा आई वुड लाइक कि बाकी लोग भी ट्राई करें एंड एटलीस्ट गिव एन अटेम्प्ट टू आंसर द क्वेश्चंस, और यू कैन टेल मी योर प्रोग्रेस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला है ईस्ट एशिया समिट। तो अभी क्या हुआ है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने ईस्ट एशिया समिट को एड्रेस किया था, और एशियान समिट हुई थी, दैट इज़ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो उसके एंड में ही ईस्ट एशिया समिट को इन्होंने एड्रेस किया इन कंबोडिया। तो ये ईस्ट एशिया समिट क्या है, ये 2005 में स्टार्ट हुआ था, और इसमें 16 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं इस ग्रुपिंग में। और इनकी पहली मीटिंग जो हुई थी वो मलेशिया कोलालमपुर में हुई थी। तो इसमें 16 में से 10 तो आपकी आशियान कंट्रीज़ हैं। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड और रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी हैं। आसियान के 10 मेंबर्स कौन कौन से हैं? सो ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। ओके, और ये एक्चुअली में ईस्ट एशिया समिट आसियान का इनिशिएटिव ही है, और इसमें एनुअल मीटिंग की जाती है हेड ऑफ स्टेट्स और गवर्नमेंट्स की। और इसका जो क्रिएशन किया गया था वो उसका मेन आइडिया क्या था कि ये जो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनमें कोऑपरेशन बढ़े, और साथ में नेबरिंग रीजन्स के साथ भी। और इसमें 6 एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन हैं। कौन कौन से हैं? एक तो एनवायरनमेंट और एनर्जी, दूसरा एजुकेशन, तीसरा फाइनेंस, चौथा है आपका ग्लोबल हेल्थ इशूज़, पेंडेमिक डिजीजेस, देन फिफ्थ इज़ नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट, एंड सिक्स्थ इज एशिया कनेक्टिविटी। ओके, और इसमें साउथ चाइना सी से रिलेटेड इश्यूज भी जैसे डिस्कस किए गए हैं। देन अनक्लॉस यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, टेररिज्म, नॉर्थ कोरिया के एक्शंस और म्यांमार की कन्फ्लिक्ट सिचुएशन भी यहाँ पे डिस्कस की गई है। अब बोले कि इंडिया की लिंक्स कैसी हैं यहाँ पे, तो आसियान के साथ में इंडिया के 30 साल पूरे हुए हैं इस साल, और इसको आसियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर की तरह मनाया जा रहा है। और इनके बीच में काफ़ी डीप सिविलाइजेशनल लिंकेजेस रहे हैं। मैरीटाइम कनेक्टिविटी आसियान के साथ हमारी अच्छी रही है। क्रॉस कल्चरल लिंकेजेस बहुत अच्छे रहे हैं। आप हिस्ट्री वगैरह में भी जैसे पढ़ते हैं कि हाउ हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म वेंट देयर, तो काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी रही है। और इसलिए पिछले 30 सालों में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन गई है। और अभी जो है वाइस प्रेसिडेंट ने एक एडिशनल कंट्रीब्यूशन $5 मिलियन का भी अनाउंस किया है, ताकि पब्लिक हेल्थ, रिन्यूएबल एनर्जी और स्मार्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी है कोऑपरेशन और ज़्यादा उसको बढ़ाया जा सके। आसियान के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो इस बार जो समिट हुई थी वो अंडर चेयरमैनशिप ऑफ कंबोडिया हुई थी, और ऑलरेडी जो टेंस्ड सिचुएशंस हैं कौन सी चल रही हैं, यूक्रेन का वॉर और यूएस और चाइना के बीच में कंटेस्ट। तो इसमें वही जो ये 10 मेंबर ग्रुपिंग है आसियान, इसने अपना वही कॉमन इंटरेस्ट सामने रखे और एनर्जी कोऑपरेशन और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी की बात की। और इंडोनेशिया ने ये भी कहा कि ये एक तरीके से न्यू कोल्ड वॉर का ही आइडिया है अमिड द इंक्रीजिंग टेंशंस बिटवीन यूएस एंड चाइना। और ये कहा है कि आसियान जो है इट वुड नॉट बिकम अ प्रॉक्सी टू एनी पावर्स। फाइन। एंड अब इसकी जो कंबाइंड पॉपुलेशन है आसियान ग्रुपिंग की वो 700 मिलियन लोगों की है, और ये काफ़ी स्टेबल और यूनिफाइड ग्रुपिंग रही है। बाकी अगर रीजन्स के से कंपेयर करें तो आसियान जो है काफ़ी स्टेबल ग्रुपिंग रही है, और इंडिया के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया की क्या लिंक है आसियान से? तो ये जो इंडिया की पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो कि एक्सटेंडेड नेबर के ऊपर फोकस करती है एशिया पैसिफिक रीजन में, उसी का मेन सेंटर है आसियान। और ये जो एक्ट ईस्ट हमारी पॉलिसी है, इसको पहले एक इकोनॉमिक इनिशिएटिव की तरह देखा जा रहा था, लेकिन इसमें अब पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक और कल्चरल डायमेंशंस भी आ गए हैं, और साथ में वही इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स भी आ गए हैं। तो जैसे इंडिया की जो रिपब्लिक डे परेड थी 2018 की, उसमें आसियान लीडर्स चीफ गेस्ट थे, और आसियान +6 की जो ग्रुपिंग है उसका इंडिया भी हिस्सा है, जिसमें और कौन से आते हैं कंट्रीज़? चाइना, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, और 2010 में एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी साइन किया गया था, और जो कि आया था फिर इंडिया और आसियान के बीच में। और इसके बाद में फिर जब नेगोशिएशंस हुए थे रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लेके RCEP 2020 में, तो इंडिया उसका पार्ट था, हालांकि उसने उसमें फिर हिस्सा नहीं लिया बिकॉज ऑफ चाइना। और लेकिन
पिछले 7 सालों में बहुत ज़्यादा ट्रेड रहा है वैल्यूज़ की, जिसकी बहुत ज़्यादा थी, एक्सेप्ट द कोविड ईयर्स। और वहाँ पे आसियान में कुछ टाइम में भी काफ़ी इश्यूज़ फेस किए गए हैं कोऑर्डिनेशन को लेके, जैसे कि चाइना का एकदम से राइज होना और उसका साउथ चाइना सी पे क्लेम, और फिर म्यांमार के कॉन्फ्लिक्ट को लेके। ओके, तो ऐसे में इंडिया का वही है कि आसियान से जुड़े रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली टू काउंटर चाइना ऑल्सो। नेक्स्ट इज पॉक्सो। तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है, तो उसको 10 साल हो गए हैं, और इसमें अभी कुछ एनालिसिस किया गया है और जिसमें कई सारे गैप्स पाए गए हैं। तो ये जो एनालिसिस था, ये जल्दी नाम का एक इनिशिएटिव था, उसने किया था, इसका नाम था अ डिकेड ऑफ पॉक्सो। ओके, और जल्दी का फुल फॉर्म क्या है? जस्टिस एक्सेस एंड लोअरिंग डिलेज इन इंडिया। तो ये विधि सेंटर है लीगल पॉलिसी का, उसने किया था, और जल्दी इनिशिएटिव था इन कोलैबोरेशन विथ डिजोर प्रोग्राम एट वर्ल्ड बैंक। ओके, तो डिजोर क्या है? डेटा एविडेंस फॉर जस्टिस रिफॉर्म। तो इसमें खासकर जो केस लॉज और पूरा डेटा है केसेस से रिलेटेड, वो ई कोर्ट से इकट्ठा किया गया था। ई कोर्ट क्या चीज़ है? ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो भी पेंडिंग केसेस है और कोर्ट ऑर्डर्स है उनकी सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। तो इसके बारे में आप कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। पहली बात, पॉक्सो क्या है और इसको क्यों इनेक्ट किया गया था 2012 में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे प्रोविजंस हैं चिल्ड्रन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इसके अलावा हमने कई सारे इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स में भी साइन किया है, जैसे कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, प्रोटोकॉल टू द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड ऑन सेल ऑफ चिल्ड्रन, है ना। और लेकिन कोई भी हमारे पास में चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ के अगेंस्ट प्रोविजन डेडिकेटेड नहीं है, और अलग अलग जो IPC के प्रोविजंस हैं उसी में हम ट्राई करते थे, लेकिन ये काफ़ी इल इक्विप्ड थे, सही नहीं थे ज़्यादा प्रोविजंस। और क्या हुआ था कि 1990s में गोवा में एक चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ रैकेट को बस्ट किया गया था, जिसके बाद वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने एक लॉ को इनेक्ट किया था चाइल्ड राइट्स को प्रमोट करने के लिए 2003 में। और इसके अलावा एक कमेटी भी बनाई गई थी जस्टिस VR कृष्णा अय्यर के अंडर, जिन्होंने एक ड्राफ्ट कोड दिया था, इसका नाम था चिल्ड्रंस कोड बिल 2000। ओके, VR कृष्णा अय्यर के अंडर था चिल्ड्रंस कोड बिल 2000। तो ये जो दो इनिशिएटिव्स थे, ये खासकर बेसिस बने कि एक लेजिस्लेशन लाया जाए अगेंस्ट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़। तो 2005 में फिर डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक ड्राफ्ट बिल बनाया सारे ऑफेंसेस को एड्रेस करने के लिए। और उसके बाद में एक स्टडी ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ की एक रिपोर्ट आई थी 2007 में, इसी मिनिस्ट्री ने उसको पब्लिश करी थी। और क्या उन्होंने देखा कि कौन से अलग अलग तरीके के चाइल्ड अब्यूज़ होते हैं, और उसमें से देखा कि 50% जो थे बच्चे, उसमें 50% बच्चे जिनको सर्वे किया गया, उन्होंने एक या एक से ज़्यादा फॉर्म ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़ को फेस किया था। और जो एक जनरल परसेप्शन था कि गर्ल्स का नंबर ज़्यादा रहेगा, नहीं, उसके कंपैरिजन में ओवरऑल परसेंटेज बॉयज़ का ज़्यादा था जिन्होंने ये चीज़ को एक्सपीरियंस किया था। फिर 2010 में इन्होंने एक ड्राफ्ट पॉक्सो बिल ही बनाया, और वो फाइनली फोर्स में आया ऑन 14 नवंबर 2012, दैट इज़ चिल्ड्रंस डे। तो अब जो एनालिसिस है इसकी की फाइंडिंग्स क्या हैं, तो इसमें ये देखा गया है कि जो ज़्यादातर ट्रायल्स हैं, मतलब 43% ट्रायल्स जो थे उसमें अक्विटल्स हो जा रहे थे, और केवल 14% में कन्विक्शंस थे। यानी 43.4% में जो भी अपराधी था वो छूट जा रहा था, और केवल 14% में सज़ा हो रही थी। और यानी कि हर एक सज़ा पे 3 लोग तो ऐसे ही छूट जा रहे थे पॉक्सो केसेस में। और जो ये थे सारे स्टेट्स में ये चीज़ देखा गया कि एक्विटल्स जो थे वो बहुत ज़्यादा थे, और 138 जजमेंट्स को स्टडी किया गया। तो उसमें देखिए, ये देखो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब आप इस तरीके का कोई आंसर आए उसमें आप इनको कोट करो ना, तो आपके आंसर की क्वालिटी और इम्प्रूव हो जाती है। तो उसमें देखा गया कि केवल 6% केसेस ऐसे थे जिसमें जो अक्यूज्ड थे वो स्ट्रेंजर्स थे, मतलब जिसने भी अब्यूज़ को फेस किया था उसके लिए केवल 6% मतलब ऐसे केसेस थे जिसमें कोई स्ट्रेंजर ने उसको अब्यूज़ किया था। और 44% में तो वैसे रिलेशनशिप नहीं पता चला, लेकिन 23% केसेस में अक्यूज जो था वो विक्टिम्स उसको जानते थे। 3.7% केसेस में सोचिए फैमिली मेम्बर्स थे, और 18% केसेस ऐसे थे जिसमें कोई प्रायर रोमांटिक रिलेशनशिप थी। और जो डेटा पब्लिश किया गया है ऑफ द NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का इन 2021, उसमें 96% केसेस जो फाइल किए गए थे पॉक्सो एक्ट के अंडर, उसमें ये देखा गया है कि अक्यूज्ड जो था ही वॉज अ पर्सन दैट वॉज नोन। ठीक है, 96% केसेस में अक्यूज्ड पर्सन जो था वो
बच्चा जो था उसको जानता था। ओके, और 48.6% केसेस में, यानी उनमें से आधे केसेस में ऐसा था कि या तो वो फ्रेंड या तो फिर रोमांटिक पार्टनर था विक्टिम का। और इसके अलावा ये भी देखो एज का भी दिया हुआ है कि जो विक्टिम्स का अगर एज देखें तो 5.5% विक्टिम्स जो थे वो 10 साल से कम के थे, और 17.8 या 18% लगभग जो थे वो 10 से 15 साल के थे। 28% 15 से 18 साल के थे। और फिर अक्यूज्ड का इन्होंने देखा है कि सबसे ज़्यादा मतलब 11.6% 19 से 25 साल में थे, और 11% करीब 25 से 35 साल में थे, एंड ग्रेजुअली कम होते जा रहे थे एज द एज इंक्रीज्ड। और ऑफेंसेस का टाइप भी है, जैसे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में 31% और एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट 26% लगभग केसेस में था, और जिसमें मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट होती है। तो पॉक्सो एक्ट के जो सबसे ज़्यादा खतरनाक केसेस होते हैं वो ही 50% के ऊपर थे दोनों, राइट। फिर पॉक्सो के अंडर क्वालिटी ऑफ जस्टिस कैसी दी गई है, अगर जस्टिस की क्वालिटी देखा जाए तो कैसे पता चलती है कि कितने टाइम में जस्टिस मिला। ओके, तो ये देखा गया है कि एवरेज 510 दिन करीब जो है वो किसी भी केस को डिस्पोज होने में लगते हैं, जो कि मतलब एक्ट के अगेंस्ट है, क्योंकि एक्ट में लिखा गया है कि आपको 1 साल के अंदर केसेस को डिस्पोज ऑफ करना होता है। और पेंडेंसी जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, और खासकर कोविड के टाइम पे पेंडेंसी काफ़ी बढ़ गई थी। अभी देखो आजकल ना ऐसा हो गया है कि हर चीज़, जो भी चीज़ मतलब नहीं अच्छे से हो पा रही है ना, तो उसको कोविड पे डाल दिया जाता है। हेल्थ ख़राब हो रही है सबकी, कोविड पे हो गया है। फिर सारी इकोनॉमी ख़राब हो रही है तो कोविड पे हो गया है ना। तो वही है कि पॉक्सो के केसेस बढ़ गए हैं तो वो कोविड रीज़न है। यूक्रेन का मतलब उसमें फूड ग्रेन वगैरह कम हो गया है तो चलो, और रशिया का अटैक तो रीज़न है, लेकिन कोविड की वजह से एग्रेवेट हो गया है, ठीक है। तो हर चीज़ में कोविड एक है, और ये चीज़ आप है ना अपने आंसर्स में भी डाल सकते हो कि हर चीज़ कोविड में एग्रेवेट हो गई है। ओके, और रिपोर्ट ने देखा है कि जो ये स्लो पेस रहा है इन्वेस्टिगेशन का, उसका ये भी रीज़न है कि जो फोरेंसिक साइंस लैब्स होती है वो सैम्पल्स को बहुत देर से डिपॉजिट करती हैं, और 1/5 ऑफ द केसेस एंडेड इन ट्रांसफर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और इनको वैसे स्पेशल कोर्ट में कायदे से ट्राई किया जाना चाहिए। तो अगर ट्रांसफ़र होता है तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मिसमैनेजमेंट है, या फिर पुलिस ने सही तरीके से फैक्ट्स को डील नहीं किया है। अब अलग अलग अगर स्टेट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा दिल्ली में पॉक्सो ट्रायल्स हुए हैं, और हर 1 लाख पे 13.54 केसेस। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे सेक्सुअल ऑफेंसेस ज़्यादा हैं, ये भी रीज़न है, पर इसके अलावा केसेस से रिलेटेड अवेयरनेस भी बढ़ रही है, और यहाँ पे रिपोर्टिंग भी बढ़ रही है। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे दिक्कत है दिल्ली में, और वो ये है कि जो केस की लेंथ है एवरेज वो 1200 दिन करीब है, तो बहुत ही ज़्यादा है। और केवल दो जगह ऐसी हैं जिन्होंने 1 साल के अंदर अंदर मतलब केसेस को डिस्पोज ऑफ किया, दैट इज चंडीगढ़ एंड वेस्ट बंगाल। ओके, फिर यहाँ पे इन्होंने 5 डिस्ट्रिक्ट भी बताए जहाँ सबसे ज़्यादा पॉक्सो ट्रायल्स हुए हैं, पेंडिंग भी और डिस्पोज भी। तो नामचीन सिक्किम, न्यू दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, मेडक इन तेलंगाना एंड वेस्ट गारो हिल्स इन मेघालय। सबसे ज़्यादा पेंडेंसी कौन से स्टेट में है तो वो यूपी में है। 77.7% केसेस जो हैं 2012 से 21 तक ये पेंडिंग है। और सबसे ज़्यादा डिस्पोजल परसेंटेज कहाँ का है वो तमिलनाडु का है 80.2%, ठीक है। तो अब ये गैप्स मतलब इम्प्लीमेंटेशन में क्या गैप्स हैं, तो एक तो ये दिक्कत है कि जो सपोर्ट पर्सन्स हैं ना उनको ज़्यादातर पॉक्सो केसेस में अपॉइंट नहीं किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि 96% केसेस में कोई सपोर्ट पर्सन नहीं अपॉइंट किया गया था। सपोर्ट पर्सन कौन होता है, ये कोई इंसान या ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो कि चाइल्ड राइट्स या चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, या फिर ये कोई एक ऑफिशियल हो सकता है चिल्ड्रंस होम या शेल्टर होम का जिसके पास में बच्चे की कस्टडी है, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है किसी ऐसे इंसान को एम्प्लॉय कर सकता है जो उस विक्टिम के साथ में खड़ा रहे और उसको पूरा टाइम गाइड करे इन दी एंटायर लीगल प्रोसेस। ओके, और दूसरी दिक्कत क्या हुई है अपार्ट फ्रॉम सपोर्ट एजेंट्स, दूसरी दिक्कत ये है कि पॉक्सो कोर्ट्स को सारे डिस्ट्रिक्ट्स में डेजिग्नेट नहीं किया गया है। और एक स्कीम आई थी गवर्नमेंट की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्कीम, तो उस दौरान 408 पॉक्सो कोर्ट्स को सेटअप किया गया था। और इसके अलावा फिर बाद में ज़्यादा कोर्ट्स नहीं आई हैं, और इसके अलावा फिर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स भी जो अपॉइंट किए जाने चाहिए थे इन केसेस के लिए उनको भी अपॉइंट नहीं किया गया, मतलब दे आर लैकिंग। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं काशी तमिल संगमम। तो ये काशी तमिल संगमम क्या है वो भी देखेंगे, और इसके रिलेटेड कुछ चीज़ें काशी और
इसके बीच में क्या है, तमिलनाडु स्टेट के बीच में, तो वो भी हम थोड़ा देखेंगे। तो यहाँ पे एक पहले तो लेजेंड बताया गया है। सो देयर वाज किंग पराक्रम पांड्या, और पांड्यास कहाँ पे, मेनली मदुरई के आसपास ही रूल करते थे 15वीं सेंचुरी में जब वो रूल करते थे। तो उस टाइम पे ये किंग जो थे वो एक टेम्पल बनाना चाह रहे थे शिव जी का, और इसलिए वो शिवलिंगम जो होता है उसको लाने के लिए काशी गए, लेकिन वापस आते टाइम पे वो एक पेड़ के नीचे वो रेस्ट कर रहे थे, और जिस गाय पे वो कैरी कर रहे थे उसने मूव करना बंद कर दिया। तो उन्होंने समझा कि यही लॉर्ड शिव की यही इच्छा है, और इसलिए उन्होंने उसको फिर वहीं पे इंस्टॉल कर दिया, और उस जगह का नाम पड़ गया शिवकाशी। तो जो लोग काशी नहीं जा पाते हैं तो उनके लिए पांड्याज ने काशी विश्वनाथर टेम्पल भी बनाया है तेनकासी में, जो कि साउथ वेस्ट तमिलनाडु में पड़ता है, नियर द बॉर्डर ऑफ केरला। तो काशी और तमिलनाडु के टाइज के बारे में भी कुछ देख लेते हैं। काफ़ी डीप और ओल्ड टाइज हैं, और यहाँ पे मतलब ये एक प्रोफेसर है, उन्होंने जैसे बताया है कि ये जो जैसे एक स्टोरी है कि लेजेंड ये हुआ, इसके अलावा एक और बताया कि एक दूसरे राजा थे अधवीर राम पांड्यन, तो वो भी जब काशी से पिलग्रिमेज से लौट रहे थे तो उन्होंने भी दूसरा एक शिव टेम्पल बनाया था तेनकासी में, ये 19th सेंचुरी में बनाया था। देन फिर वहीं से तमिलनाडु से एक संत कुमार गुरुपारा थे, तो वो उन्होंने जो काशी का उस टाइम पे राज्य था, प्रिंसली स्टेट था, उसके साथ में नेगोशिएट किया कि केदार घाट और विश्वेश्वर लिंगम जो है वाराणसी में, उसका कॉन्सिक्रेशन के लिए एक जगह दी जाए, यानी कि उसकी पूजा के लिए एक जगह दी जाए। और उन्होंने फिर एक काशी कलम्बगम भी लिखी थी, जो कि कलेक्शन है ग्रामर पोएम्स का ऑन काशी। ओके, तो ये संत कुमार गुरुपारा ने लिखी थी। तो ये काशी तमिल संगमम क्या है, ये 1 महीने का संगम है, और मतलब वाराणसी में शुरू हुआ है, और इसमें कई सारे एस्पेक्ट्स हैं हिस्टोरिकल और सिविलाइजेशनल कनेक्शन के इंडिया के नॉर्थ और साउथ के बीच में। तो इसमें तमिलनाडु से करीब 2500 लोग यहाँ पे आएंगे, और फिर मतलब जो भी लोकल एक्सपीरियंस है उसको थोड़ा वो देखेंगे। देन अयोध्या एंड प्रयागराज भी टूर रहेगा, और इसका ब्रॉड ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि जो नॉलेज और कल्चरल ट्रेडिशंस हैं नॉर्थ और साउथ के उनको क्लोज लेकर आना, प्लस ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की है उसमें भी ये चीज़ है कि 21st सेंचुरी के माइंडसेट को भी सीखे ये जनरेशन, मॉडर्न जनरेशन जो, और साथ में इंडियन कल्चर और एथोस को भी सीखे। ओके, और इसको कौन मेन कर रहा है, तो नॉलेज पार्टनर इसमें BHU और ITBHU और IIT मद्रास हैं, और साथ में कल्चर, टूरिज्म, रेलवेज, टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्रीज़ एंड UP वाराणसी की एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें साथ दे रहे हैं। ओके, और इसके अलावा फिर ये भी है कि जो एंशिएंट टाइम्स में हायर एजुकेशन होती थी सदर्न इंडिया में, उसको कंप्लीट नहीं माना जाता था जब तक वो स्कॉलर जो है वो काशी से नहीं होके आता। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें मतलब फ्यूअर स्टोरीज, जो भी लेजेंड्स वगैरह कुछ चीज़ें उस टाइम के मतलब ट्रेडिशंस हैं, तो आप इसको मतलब इस तरीके से नहीं कनेक्ट कर सकते हो कि पहले से किस तरीके के कनेक्शंस हैं ऑलरेडी नॉर्थ साउथ में, और इसलिए मतलब इनको बढ़ाया जा रहा है। और कनेक्शन इसलिए भी 2 सेंटर्स ऑफ नॉलेज काशी और कांची में एविडेंट है, मतलब उनका जैसे नाम भी जो है काशी कांची है ना, और इसके अलावा तमिलनाडु के हर गांव में काशी नाम की जगह रहती है। तो काशीनाथ भी एक पॉपुलर नाम है तमिलनाडु में, और काशी विश्वनाथर टेम्पल तो अभी आपको बताया तेनकासी में। इसके अलावा कई सारे शिव मंदिर हैं तमिलनाडु में जिसमें काशी नाम आता है। ओके, और जो रामेश्वरम के लोग थे तो वो काशी जाने से पहले कोटी तीर्थ में डिप लेते थे, और उसके बाद में फिर वो जो गंगा जल है वो गंगा से पानी वापस लेके आते थे काशी से, और फिर वो आके रामेश्वरम के मंदिर में फिर अभिषेक करते थे उससे, गंगा जल से। और तभी माना जाता था कि जो पिलग्रिमेज है जिसमें 6 महीने लगते थे काशी से रामेश्वरम जाने में, तो तभी वो पूरा माना जाता था। ओके, और इसके अलावा जो ट्रेडर्स थे सिल्क साड़ी और टेक्सटाइल में, उनमें भी कनेक्शन माना जाता है बनारस और कांचीपुरम के। और इसके अलावा आर्किटेक्चरल, कलनरी और दूसरे भी कई तरीके के कनेक्शंस इन जगहों में पाए गए हैं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आइटम इज गांधी मंडेला अवार्ड। तो 14th दलाई लामा को ये कन्फर किया गया है गांधी मंडेला अवार्ड 2022 का। तो ये क्या है, तो गांधी मंडेला फाउंडेशन जो है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रस्ट है, और इसमें गांधी जी और जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला, उनकी वैल्यूज़ जो थी नॉन वायलेंस की, उसको प्रमोट करने के लिए दिया जाता है। और ये एक इंटरनेशनल प्राइज़ इन्होंने बनाया इस फाउंडेशन ने, इसका नाम है गांधी मंडेला अवार्ड। और ये गांधी जी के 150th बर्थ एनिवर्सरी पे बनाया गया था। तो ये कैसे किसको मिलता है और कैसे सिलेक्ट किया जाता है, तो ऐसी पर्सनालिटीज़ को दिया जाता है जो कि गांधी और मंडेला के जो लेगेसीज़ हैं उनको आगे लेके जाए। उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन किया और पीस, सोशल वेलफेयर, कल्चर, एनवायरनमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स और इनोवेशन में इस टाइम दलाई लामा को दिया गया है। और मेन नॉमिनीज़ कौन रहे हैं, तो वो भी बताए कि जैसे नेपाल के PM वगैरह, ये सब यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, देख सकते हैं। दलाई लामा को इससे पहले कोई और पीस प्राइज़ मिला है, तो हाँ 1989 में इनको नोबल पीस प्राइज़ मिल चुका है। इज़ अ तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर, और ही डेवलप्ड द फिलोसफी ऑफ पीस, कि मतलब जितने भी लोग जी रहे हैं वहाँ उस पे बेस्ड एक फ़िलोसफी ऑफ पीस बनाई, एंड द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो ये था। अब MCQs कुछ देख लेते हैं, आप आंसर साइड बाय साइड लिखते जाएं, मैं आपको बताते जाऊंगी। सो दिस इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम UPSC 2016 प्रीलिम्स पेपर। जो टर्म है RCEP यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, तो ये किन कंट्रीज़ के ग्रुप के लिए यूज़ किया जाता है, तो आपके ऑप्शंस हैं G20, आसियान, SCO या सार्क। वेरी इजी क्वेश्चन, आपने एनालिसिस सुना है तो एक बार में जल्दी आंसर कर देंगे। तो द आंसर इज B, आसियान। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज पॉक्सो के रिलेशनशिप में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है कि जो चिल्ड्रन है अकॉर्डिंग टू दी एक्ट वो इंडिविजुअल्स होते हैं बिलो 16 ईयर्स। सेकंड स्टेटमेंट इज पॉक्सो को इनेक्ट किया गया था पहली बार 2012 में। और बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, बोथ या नन। यू कैन पॉज, राइट द आंसर एंड देन कम हियर एंड चेक। सो इसका आंसर है B, ओनली 2 इज करेक्ट, है ना। और इसमें 16 साल नहीं 18 साल से कम के जो होते हैं इंडिविजुअल्स, उनको चिल्ड्रन माना जाता है। थर्ड MCQ इज फर्स्ट फ्रेट विलेज ऑफ इंडिया, ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, हल्दिया, श्रीनगर, वाराणसी या अहमदाबाद। तो अभी क्योंकि डिस्कस किया है तो इसलिए आप आंसर कर सकते हो, दैट इज़ तुक्का मार सकते हो। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है C, वाराणसी। लास्ट क्वेश्चन इज लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, महात्मा गांधी, माओ जेडोंग, नेल्सन मंडेला या दलाई लामा। ओके, सो इसका आंसर है C, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ये था इस आर्टिकल में से। आप, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।